दोस्तों, आज की ये सीरीज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसमें एक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए दूसरे सीरियल किलर को जेल से बाहर निकाला जाता है, लेकिन फिर भी वो सीरियल किलर उन सब के दिमाग की दही कर देता है। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अय्याश लड़के को देखते हैं जिसका नाम विराट मल्होत्रा है। इस समय वो फोन पर बात कर रहा था कि मुझे एक नहीं दो रशियन लड़कियां चाहिए, वो भी अभी। फिर अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद वो नशा करने लगता है, लेकिन तभी उसके घर की बेल बजती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो एक किलर उस पर हमला कर देता है और अपनी ग्रीन कलर की रस्सी से विराट का गला घोटकर उसको मार डालता है। फिर वो विराट की बॉडी को एक शीशे के सामने सोफे पर बिठाकर उस रस्सी को गले में ही सजा देता है और उसके हाथ में एक अवार्ड में जीती हुई ट्रॉफी रख देता है। फिर वो किलर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वो दोनों रशियन लड़कियां वहाँ पर आ जाती हैं और जैसे ही घर के अंदर जाती हैं तो देखती है कि विराट मल्होत्रा मरा पड़ा है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस और फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर मुंबई पुलिस कमिश्नर अरुण खत्री आ जाता है और अब तक जो भी छानबीन हुई उसके बारे में पूछने लगता है। फिर सब इंस्पेक्टर पल्लवी बताती है कि विराट के कहने पर उसके बॉडीगार्ड ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे ताकि एस्कॉर्ट सर्विस वाली लड़कियां जब भी यहाँ पर आए तो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। फिर कमिश्नर बड़े ही ध्यान से देखता है तो उसको विराट के जैसे कुछ और मर्डर्स की याद आ जाती है जिनको सेम तरीके सेम पैटर्न से अंजाम दिया गया था। फिर वो सेंट्रल जेल में फोन करके जीनत के बारे में पूछता है जिसने आज से 25 साल पहले इसी तरह कई लोगों को मारा था, लेकिन वार्डन बताती है कि इस समय वो सो रही है। फिर अगले दिन जब जीनत किचन में काम कर रही थी तो एक पुलिस वाला उसको बुलाने के लिए आता है और कहता है आपको मैडम ने बुलाया है। जब जीनत वार्डन मैडम के पास जाती है तो टीवी में विराट मल्होत्रा के मर्डर की न्यूज देखती है। तभी मैडम पूछती है कि मुंबई से कमिश्नर अरुण खत्री तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, क्या तुम उनको जानती हो? जीनत कहती है मुझे उनको एक मैसेज भेजना है। अगले सीन में हम एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं जो रात के अंधेरे में किसी घर के अंदर चुपके से घुस जाता है और फिर घर के अंदर जाकर छानबीन करने लगता है। अब ये आदमी कौन है और यहाँ पर क्या करने आया है, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे कमिश्नर अरुण खत्री जीनत से मिलने के लिए जेल में जाता है। कमिश्नर को देखकर जीनत खुश हो जाती है। फिर वार्डन के जाने के बाद अरुण जीनत को मिसिज देशपांडे कहकर पुकारता है। दरअसल ये दोनों पूरे 25 साल बाद मिल रहे थे और देशपांडे को इन्होंने ही पकड़ा था। फिर अरुण उससे पूछता है कि तुमने जो मेरे पास मैसेज भेजा था कि मैं मदद कर सकती हूँ, इसका क्या मतलब है? देशपांडे कहती है कि मुंबई में जो भी कत्ल हो रहे हैं तुम्हें क्या लगता है वो मैं कर रही हूँ? कमिश्नर कहता है हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें जितना भी होशियार समझता हूँ तुम उससे कहीं ज्यादा हो। फिर देशपांडे कहती है कि मैं इस समय जेल में बंद हूँ और बाहर कोई और है जो मेरी नकल कर रहा है और वो कौन है ये पता लगाने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो पूछती है कि उस खूनी ने अब तक कितने लोगों को मारा है? कमिश्नर बताता है 3 और वो भी एग्जैक्ट तुम्हारी नकल करके। फिर देशपांडे कहती है कि फिर तो वो अभी 5 मर्डर और करेगा। अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प नहीं ली तो बहुत देर हो जाएगी। मैं उसको पकड़वा सकती हूँ क्योंकि मैं उसके जैसे सोच सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अब सीमा देशपांडे की क्या डिमांड थी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे कमिश्नर अरुण खत्री अपने सीनियर से परमिशन लेने के लिए जाता है ताकि देशपांडे की हेल्प लेकर उस कॉपीकैट किलर को पकड़ सके। अरुण कहता है कि हमें देशपांडे को जेल से बाहर निकालना होगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इस बात का सारा जिम्मा मैं खुद पर ले लूंगा कि मैंने बिना आपकी परमिशन के देशपांडे को जेल से बाहर निकाला। फिर सीनियर अरुण को परमिशन दे देते हैं और कहते हैं एक किलर को पकड़ने के चक्कर में दूसरे किलर को हाथ से मत जाने देना। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले गुंडों के अड्डे पर छापा मार के कुछ गुंडों को पकड़ लेते हैं और फिर उन सबको हवालात में बंद कर देते हैं। तभी एक पुलिस वाला आकर पूछता है कि तुम में से रघु कौन है? साहब ने बुलाया है। फिर जैसे ही रघु इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है तो इंस्पेक्टर रघु की हथकड़ियां खोलते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना एसीपी तेजस, कमिश्नर साहब के ऑर्डर थे। फिर तेजस कहता है कि शिपमेंट के पीछे डीलर कौन था ये आज पता चलने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी 3 महीने की मेहनत बर्बाद कर दी। फिर वो सीधा कमिश्नर अरुण खत्री के पास पहुंच जाता है। कमिश्नर कहते हैं सॉरी, मुझे तुम्हारा अंडरकवर ऑपरेशन रोकना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी और केस में जरूरत थी। फिर वो तेजस को कुछ फाइल्स देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा केस होने वाला है, इसलिए इन फाइल्स को केयरफुली पढ़ना। फिर तेजस उन फाइल्स को वहीं पर पढ़ने के लिए बैठ जाता है जो कि मिसिज देशमुख की फाइल्स थी। सभी फाइल्स रीड करते करते रात हो जाती है। तभी कमिश्नर वहाँ पर फिर से आते हैं और तेजस को विराट मल्होत्रा के मर्डर के बारे में बताते हैं जो कि रमेश पटेल और रोबी कारवाल्हो के जैसे ही किया गया था। तेजस पूछता है कि क्या विराट को भी सीमा देशपांडे ने मारा है? कमिश्नर कहता है नहीं,
उनको तो मैंने गिरफ्तार कर लिया था, ये किलर उसकी कॉपी कर रहा है। फिर वो सीमा देशपांडे के बारे में बताता है कि मैंने उसको सिर्फ एक कत्ल के इल्जाम में पकड़ा था, वो भी अपने हस्बैंड के, लेकिन बाकी के 7 मर्डर्स तो उन्होंने खुद कबूल कर लिए। फिर जब वो सजा काटने के बाद हैदराबाद जेल में गई तो वहाँ अपना नाम बदल कर रहने लगी, यानी कि जीनत। और उसके बाद की जो भी जानकारियाँ हैं वो बस इन्हीं फाइल्स के अंदर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आज तक ये फाइल सिर्फ 6 लोगों ने पढ़ी है और तुम 7वें हो। फिर तेजस पूछता है कि क्या हम इन फाइल्स को पढ़कर उस कातिल को ढूंढेंगे। कमिश्नर कहते हैं नहीं, हम सीमा देशपांडे को अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। ये मिशन अनऑफिशियल होगा और इसकी सारी जानकारी हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अब जाओ जाकर आराम करो, पता नहीं फिर आराम करने का मौका कब मिले। जिस समय ये दोनों बातें कर रहे थे, सीमा रेड मशरूम पीस कर कोई दवा बनाती है और फिर उसका एक पैकेट बनाकर अपनी ब्लेजर के अंदर छुपा लेती है, क्योंकि इसको पता है कि हर जगह की चेकिंग की जा सकती है, इस जगह की नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं रात को सीमा देशपांडे के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। फिर उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। दरअसल ये सब कुछ सीमा और पुलिस वालों का प्लान था, ताकि अगर सीमा कुछ दिन जेल से गायब रहे तो कोई ना पूछे कि वो कहाँ गई। सबको ये लगे कि इस समय वो हॉस्पिटल में है। फिर सीमा को जंगल में बने एक घर के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल जेल की तरह सुरक्षित था। इस घर में ना तो कोई पुलिस वालों की इजाजत के बिना अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनके जरिए हर पल घर के अंदर नजर रखी जा रही थी। फिर सीमा को चेंज करने के लिए कपड़े और कुछ जरूरी सामान भी दिया जाता है। कपड़े बदलने के बाद सीमा अपनी ब्लेजर को बेड के गद्दे के नीचे छुपा देती है, क्योंकि उसके अंदर वही लाल रंग की मशरूम वाली दवा थी, जिससे किसी को भी बेहोश किया जा सकता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर कमिश्नर अरुण और एसीपी तेजस भी आ जाते हैं। सीमा कहती है कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल घर जैसा लगता है। लेकिन एसीपी तेजस उसकी बात काटते हुए कहता है कि सर, क्या हम कार्रवाई शुरू करें? तेजस का बिहेव बहुत ही रूड था, लेकिन सीमा उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। फिर तेजस सीमा को अब तक हुए सभी मर्डर्स की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या आपको इनमें से कुछ भी अलग दिखाई दिया? सीमा कहती है कि मैं आपकी हेल्प तभी करूंगी जब मैं वारदात की जगह पर जाऊंगी। मैं विराट मल्होत्रा के क्राइम सीन को देखना चाहती हूँ। तेजस तो इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देता है, लेकिन कमिश्नर साहब अलाउ कर देते हैं। फिर बाहर जाने के बाद कमिश्नर तेजस को कहता है कि तुम इससे केयरफुल रहना, ये अपनी स्माइल के पीछे कुछ छुपा रही है। तभी रात को हम उसी आदमी को देखते हैं जो नकाबपोश बनकर लोगों के घरों में घुसता है, और आज ये इस खंडर से घर के अंदर किसी को किडनैप करके लाया था। फिर ये उसको बेहोश करके जंजीर से बांध देता है और उसका चेहरा भी ढक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कमिश्नर और तेजस सीमा को बुर्का पहनाकर विराट के घर में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि विराट की बॉडी हमें यहाँ पर मिली थी। फिर सीमा वहाँ पर क्या क्या हुआ वो सब इमेजिन करने लगती है और तेजस को फोटोग्राफ दिखाने के लिए कहती है। फिर वो बताती है कि कॉपीकैट किलर ने मेरे तीसरे मर्डर की कॉपी की है, क्योंकि मैंने उसको मारने के बाद उसका अवार्ड उसके हाथों में रखा था। जरूर मेरी फाइल उस किलर ने पढ़ी होगी। फिर तेजस कहता है कि सर, आपने तो बताया था कि इनकी फाइल अब तक सिर्फ 6 लोगों ने पढ़ी है। कमिश्नर कहता है 6 में से एक मैं भी हूँ और बाकी बचे 5 नाम तुम्हें सुबह मिल जाएंगे। फिर अगली सुबह तेजस कमिश्नर को बताता है कि जिन 6 लोगों ने अब तक इनकी फाइल पढ़ी थी, उनमें से 3 की तो मौत हो चुकी है। चौथा आदमी, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसकी उम्र लगभग 75 साल की है। उन्होंने फाइल कब की जला दी। बोल रहे थे कि ऐसी औरत की कोई भी निशानी घर में नहीं रखनी चाहिए। और अब सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, आप और डिफेंस लॉयर जिहान दारूवाला। फिर वो जिहान दारूवाला से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तभी फाइल चेक करने के बाद दारूवाला बताता है कि सीमा देशपांडे की फाइल मिसिंग हो गई है। जरूर वो मेरे भतीजे होश का काम होगा, थोड़ा वेट करो, वो आता ही होगा। इतने में जिहान दारूवाला का भतीजा होश भी आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो नकाबपोश बनकर लोगों के घरों में घुसता है। फिर होश को देखते ही तेजस अपनी गन निकाल लेता है और गन देखकर होश डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर तेजस कंट्रोल रूम में फोन करके उसके स्कूटर का नंबर बताता है और उसका पता लगाने के लिए कहता है। फिर वो दारू वाला को कहता है कि मुझे होश का कमरा देखना है। फिर रूम की अच्छे से तलाशी लेने के बाद वो बाथरूम को चेक करने के लिए जाता है। वहाँ उसको टॉयलेट सीट के फ्लश टैंक के अंदर एक पैकेट मिलता है, जिसके अंदर कुछ लेटर्स थे और ये सारे लेटर्स सीमा देशपांडे के ही लिखे हुए थे। यानी कि जेल में रहने के बावजूद सीमा देशपांडे होश के टच में थी और अब तक जो कुछ भी बोल रही थी वो सब झूठ था। सेकंड एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये वो समय है जब होश जेल में सीमा देशपांडे को मिलने के लिए आया था, लेकिन सीमा देशपांडे उससे मिलती ही नहीं बल्कि अपनी किसी दोस्त को भेज देती है और होश के लिए एक लेटर भी भेजती है। ये लेटर आदान प्रदान का काम गार्ड के जरिए हुआ करता था।
तभी जब सीमा देशपांडे होश का लिखा हुआ लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने धरती पर सिर्फ जगह ही घेरी है, वो जीने के बिल्कुल भी लायक नहीं। आप मुझे अपना दोस्त समझिए क्योंकि मैं बिल्कुल आपके ही जैसा हूँ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एसीपी तेजस सीमा को वो सभी लेटर्स दिखाता है जो उसने होश के लिए लिखे थे। फिर वो सीमा को वो लेटर्स भी दिखाता है जो होश ने उसके लिए लिखे थे, और ये सभी लेटर्स सीमा ने अपनी दोस्त अस्मिता के पास रखे हुए थे। फिर सीमा बताती है कि होश मुझे जेल में मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने खुद उससे मिलने की बजाय अस्मिता को वहाँ पर भेजा। फिर होश ने अस्मिता को मेरे लिए एक लेटर दिया जिसमें वो खुद को मेरी तरह बता रहा था। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समाज की गंदगी देखकर खुद गलत काम करने की तलब उठती है। आप उसके लिखे हुए लेटर्स पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि उसके बीमार दिमाग में क्या क्या इच्छाएं आती हैं। तेजस कहता है कि मैंने उसके सारे लेटर्स पढ़ लिए हैं। उसने हर लेटर में अपनी अजीबोगरीब इच्छाएं जाहिर की है और आपने उसकी हर इच्छा को बढ़ावा दिया है। मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। इस होश नाम के पागल को आपने पैदा किया है। फिर सीमा कहती है कि हर मारने की बात करने वाला पागल मारता नहीं, कुछ पागल सिर्फ बोलते हैं, और जो मारने वाले होते हैं उनका पता लगाना इतना भी आसान नहीं होता। फिर कमिश्नर कहता है कि सीमा वो 3 को मार चुका है और ना जाने कितनों की जान ले लेगा, कुछ तो हेल्प करो। फिर सीमा कहती है कि आप ये लेटर्स मेरे पास छोड़ दो, जवाब इनमें ही छुपा हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं होश एक पुराने से घर में जाता है जहां उसने उस आदमी को बांध कर रखा हुआ था। वो आदमी जोश के आगे बार बार गिड़गिड़ाता है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन जोश बिना कुछ बोले अपने बैग में से ग्रीन कलर की रस्सी निकालता है और उससे उस आदमी को डराने लगता है। दूसरी तरफ जब कमिश्नर अपने ऑफिस में जाता है तो उनके पास सब इंस्पेक्टर पल्लवी आती है और बताती है कि विराट मल्होत्रा को मारने के बाद किलर ने उसकी आंखें खुली रखने के लिए लोकल स्टेशनरी ग्लू का इस्तेमाल किया था, और ये डिटेल बाकी के 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिस हो गई। फिर कमिश्नर पल्लवी के काम के जज्बे की सराहना करते हैं। तभी पल्लवी कहती है कि सर मैं इस सीरियल किलर के केस पर काम करना चाहती हूँ। कमिश्नर कहते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन फिलहाल इस केस की बात तुम किसी के भी आगे मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं सीमा जब खाना बना रही थी तो उसको अचानक से एक लेटर का ख्याल आता है। फिर वो जल्दी से जाकर उस लेटर को अच्छे से चेक करती है और अपने पास खड़े ओमकार नाम के पुलिस वाले को एसीपी तेजस से बात करवाने के लिए कहती है। फिर वो तेजस को बताती है कि 12 जुलाई के बाद ना ही जोश के लेटर आए और ना ही वो खुद मिलने के लिए आया, लेकिन 17 अगस्त को उसने फिर से लेटर भेजा। इस बार वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। उसने लिखा कि इस दुनिया में मेरी दोस्ती के लायक कोई भी नहीं बचा, सब के सब धोखेबाज हैं। 12 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच जरूर उसने किसी के साथ दोस्ती की होगी, पता करो वो दोस्त कौन है। फिर तेजस उसके बारे में पता लगाने के लिए दोबारा से जिहान दारूवाला के पास जाता है। दारूवाला बताता है कि वो कभी भी मुंबई से बाहर नहीं जाता और ना ही उसका कोई दोस्त 10 दिन से ऊपर टिक पाता है, लेकिन जुलाई में होश को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी मिल गई और वहाँ फाइनली उसका एक दोस्त बन गया जो उसको घर पर ड्रॉप करने के लिए भी आया करता था, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो भी आना बंद हो गया। पटेल मेहता नाम से कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उस कंपनी के लोगों में एक रेड कलर की ईगल थी। फिर तेजस वहाँ से निकलते ही अपनी टीम को उस कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। कुछ ही देर में तेजस को उस कंपनी के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो सीधा उनकी ही एक साइट पर पहुंच जाता है। फिर वहां जाकर वो कंस्ट्रक्टर से पूछता है कि क्या तुम होश दारूवाला को जानते हो। कंस्ट्रक्टर कहता है कि मैंने उसको काम पर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर हमारा प्रोजेक्ट सुपरवाइजर जतिन नहीं रोकता तो मैं पहले ही दिन उसको लात मार के भगा देता। मंडे से जतिन काम पर नहीं आया, मैं तो खुद उसको ढूंढ रहा हूँ, उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो सैटरडे को अपनी वाइफ के बर्थडे पर लोनावाला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं होश एक और घर में जाता है और इस बार वो अपने साथ खाने पीने का भी सामान लेकर आया था। होश ने इस घर के अंदर भी 2 लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ था जो कि रिश्ते में माँ बेटी थी। फिर वो उन दोनों को खाना सर्व करता है और कहता है कि जतिन तो अच्छा पति और बाप नहीं बन पाया, लेकिन मैं बनूंगा, चलो अब लंच टाइम हो गया। लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की खाना नहीं खा रही। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लेकर आया हूँ, और जब वो किचन में आइसक्रीम लेने के लिए जाता है तो उसकी नजर एक हवलदार पर पड़ती है। फिर वो चाकू उठाकर जैसे ही बाहर की तरफ जाता है, तेजस अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाता है और उसको बंदूक के निशाने पर ले लेता है। फिर पुलिस वाले उन माँ बेटी को रेस्क्यू कर लेते हैं और जोश को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद तेजस जोश से पूछताछ करने के लिए जाता है और उसके लिए राजबेरी सोडा भी लेकर जाता है जो कि जोश को बहुत पसंद था। तेजस जोश से बहुत ही नाइसली बात करता है, लेकिन जोश कहता है कि दोस्त बनने की कोशिश मत करो, सीधा मुद्दे पर आओ। फिर तेजस कहता है कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ जरूरत से ज्यादा एविडेंस है। ये लेटर्स तो तुम्हें याद ही होंगे,
जो तुमने सीमा देशपांडे को लिखे थे। होश कहता है कि हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज शेयर किए थे। फिर तेजस जोश को उन तीनों आदमियों की फोटो दिखाता है जिनको होश ने मारा था। होश कहता है कि खुद को शेर समझने वाले ये तीनों मेरे आगे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। आप देखते तो आपको भी बहुत मजा आता। फिर तेजस उसको गाली देकर कहता है, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से कन्फेस कर दे। लेकिन होश कहता है कि मेरी सीमा देशपांडे के साथ अकेले में एक मीटिंग फिक्स करो, तुम्हें कन्फेशन मिल जाएगा। फिर तेजस उससे जतिन के बारे में पूछता है, लेकिन होश कहता है कि पहले मीटिंग फिर कोई और सवाल। फिर तेजस वहां से सीधा सीमा देशपांडे के पास जाता है और कहता है कि होश आपसे मिलना चाहता है, तभी वो हमें जतिन के बारे में बताएगा कि वो जिंदा है या मर गया। सीमा कहती है मैं तैयार हूँ। तभी पुलिस वाले होश का चेहरा ढककर उसको सीमा देशपांडे के पास ले जाने लगते हैं। फिर तेजस सीमा को बताता है कि हम साथ वाले रूम में से सब कुछ सुन रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो आप चिंता मत करना। सीमा कहती है कि मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। तभी कुछ ही देर में होश वहां पर पहुंच जाता है। फिर उसको सीमा के साथ एक रूम में अकेला छोड़ दिया जाता है। जोश सीमा देशपांडे से मिलकर बहुत खुश था। फिर सीमा कहती है कि जिस कला से तुमने मेरी नकल की है, तुमसे मिलना तो बनता था, तुम्हारा काम काबिले तारीफ है। फिर वो जोश से सवाल करती है कि जब तुमने पहली बार गले में रस्सी डालकर उसको खींचा तो गले में से छोटी छोटी खून की बूंदें बाहर आने लगी होंगी, उनको देखकर तुम्हें कैसा लगा? और जब गला घुटने के कारण उनकी आंखें बाहर निकली और वो तुमसे अपनी जान की भीख मांगने लगे, तब तुम्हारी क्या फीलिंग्स थी? मुझे बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। होश कहता है कि इतना पावरफुल मुझे लाइफ में कभी भी फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि मुझे कोई नहीं मार सकता और ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, इसलिए आपका सीक्रेट हमेशा मेरे पास सेफ रहेगा। ये बात सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। अब सीमा को भी गुस्सा आने लगता है, इसलिए जोश उससे माफी मांगता है और कहता है मैं आपको गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। फिर सीमा कहती है कि अब सच बताने का समय आ गया है, खुद को मेरा कॉपीकैट कहना बंद करो और बोल दो कि तुमने किसी को भी नहीं मारा, क्योंकि तुम एक कमजोर, लाचार और नामर्द इंसान हो। ये बात सुनने के बाद होश अपना आपा खोने लगता है और कहता है कि मैंने ही उन लोगों को मारा है। फिर सीमा उसको लगातार गुस्सा दिलाती रहती है कि तुम एक मनगढ़ंत आदमी हो जिसमें अपने सपने पूरे करने का भी हौसला नहीं है। फिर होश रोने लगता है। तभी सीमा देशपांडे उसको चुप करवाते हुए कहती है, अब तुम मुझे बता दो बच्चे कि तुमने जतिन को कहाँ पर छुपाया है। फिर होश रोता हुआ उसका एड्रेस बता देता है। तभी एसीपी तेजस ओंकार को कहकर जल्दी से एक टीम उस एड्रेस पर भेज देता है ताकि जतिन को बचाया जा सके। इतने में सीमा होश का हाथ पकड़कर उसको अपने पास खींचती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। अब एक तो उसने अपने हाथ से माइक ढका हुआ था और ऊपर से इतनी धीमी आवाज में बात करती है कि रूम के अंदर बैठे एसीपी और कमिश्नर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। फिर होश फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब देखकर तेजस भागकर उसके पास जाता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, आपने इसके कान में क्या बोला? इतने में कमिश्नर भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी टीम को बुलाकर होश को बाहर भेज देता है। तभी सीमा कहती है कि जतिन इस वक्त जिंदा है, यानी कि मेरा कॉपीकैट किलर इस वक्त अपना अगला शिकार ढूंढ रहा होगा। इतने में कुछ पुलिस वाले लोनावाला के उस खंडर घर में पहुंच जाते हैं जहां पर जतिन को बांध कर रखा हुआ था और उसको वहां से रेस्क्यू कर लेते हैं। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि दारू के नशे में टल्ली होकर एक बार से बाहर आता है, लेकिन जब वो अपनी कार खोलने लगता है तो पीछे से वही कॉपीकैट किलर आ जाता है। अब जैसे ही वो उस आदमी को मारने लगता है तो वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है जिसको देखकर वो किलर छुप जाता है और वो आदमी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एसीपी तेजस सीमा देशपांडे के पास जाता है और हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर सीमा कहती है कि मैंने एक बहुत ही पुरानी रेसिपी से कोल्हापुरी मटन बनाया है, आप अपनी टीम को कहिए ना कि वो भी खाएं। फिर तेजस कहता है कि आधी टीम पहले खाएगी और आधी बाद में। फिर जब वो खुद खाना खाने बैठता है तो सीमा से सवाल करता है कि आप लोगों का मर्डर क्यों करती थी। सीमा कहती है कि मैं कोई शौक से मर्डर नहीं करती थी, बल्कि उन लोगों का मर्डर करती थी जो लोग समाज के लिए दरिंदे थे। फिर सीमा भी खाना खाते वक्त तेजस से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है और वो बेवकूफ बता भी देता है। फिर खाना खाने के बाद जब वो बाहर जाता है तो ओंकार उसको कल वाली फुटेज देता है। फिर तेजस उस फुटेज को लेकर अपनी आईटी टीम के पास जाता है ताकि उसकी वॉइस क्लियर करवाकर उसको सुन सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो एक तरफ लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ वो कॉपीकैट किलर उस आदमी के घर पर पहुंचकर उसको मौत के घाट उतार देता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं डीके मूर्ति के मर्डर के बाद उसके घर के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा लग जाता है। तभी कुछ देर में वहां पर कमिश्नर भी आ जाते हैं
और पूछते हैं कि मीडिया वालों को कैसे पता चला। तेजस बताता है कि सबसे पहले इस मर्डर के बारे में काम वाली बाई को पता चला, फिर वो घबरा गई और उसने पड़ोसियों को बता दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाने के बजाय मीडिया वालों को पहले बुलाना सही समझा। इस मर्डर का तरीका भी पहले वाले मर्डर्स के जैसे सेम है। तेजस बताता है कि इस आदमी का वजन लगभग 86 किलो था। जरूर किलर इससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। फिर कमिश्नर कहते हैं कि उसने 10 दिन पहले ही विराट को मारा था। अब एक मर्डर से दूसरे मर्डर के बीच का गैप कम होता जा रहा है, इसलिए और मर्डर्स ना हो हमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी पड़ेगी और इस टीम के बारे में सीमा देशपांडे को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो तेजस को अपनी नई बनाई हुई इन्वेस्टिगेशन टीम से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, जिसको सब इंस्पेक्टर पल्लवी लीड कर रही थी। तेजस पल्लवी की तारीफ करते हुए कहता है कि जिस तरह से तुमने तीनों मर्डर्स केसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ा है वो काबिले तारीफ है। फिर पल्लवी उन दोनों को अपनी टीम से मिलवाती है। कमिश्नर कहते हैं पल्लवी अब से तुम एसीपी तेजस को रिपोर्ट करोगी। फिर तेजस उन सभी को अपना अपना काम समझाता है और कहता है कि मुझे गलती की कोई गुंजाइश नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उस कातिल को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। फिर वहाँ से निकलकर कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं और कहते हैं कि हमने अब तक इस केस में कोई भी स्टेटमेंट इसलिए नहीं दी क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। हम लोगों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तैयार की है जिसको एसीपी तेजस लीड कर रहे हैं। हमें लगता है कि इन चारों मर्डर्स के पीछे एक ही किलर का हाथ है। इस समय ये न्यूज सीमा देशपांडे और उसकी निगरानी करने वाला पुलिस वाला भी देख रहे थे। इस पुलिस वाले को पक्का डांट पड़ने वाली है। इस समय कोई और भी था जो ये न्यूज देख रहा था और ये कौन है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं जब तेजस अपने ऑफिस में वापस जाता है तो आईटी डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर बताता है कि मैंने उस ऑडियो को क्लीन कर दिया है। फिर वो फुटेज देखने के बाद तेजस को पता चलता है कि सीमा देशपांडे होश को बोल रही थी कि वो मर्डर तूने नहीं किए और जब इस बात का दुनिया को पता चलेगा तो तू दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तेरा तो मर जाना ही सही रहेगा। तू किसी काम का नहीं है नल्ले, तू मर क्यों नहीं जाता। तभी हॉस्पिटल में होश को भी होश आ जाता है। फिर वो एक गिलास से विंडो का शीशा तोड़ता है और खुद की जान ले लेता है। इतने में तेजस्वी डॉक्टर के पास फोन करता है और होश का हाल चाल पूछता है। जब डॉक्टर होश को देखने के लिए आता है तो देखता है कि होश ने खुद की जान ले ली, यानी कि सीमा देशपांडे सच में दूसरों के दिमाग के साथ खेलती है और इस समय वो अपनी सिक्योरिटी कर रहे ऑफिसर के दिमाग के साथ खेल रही थी। सीमा कहती है कि पहले मैं हलवाई का काम करती थी और मेरे हाथ के बने हुए मोदक बहुत ही फेमस थे। इतने में वहाँ पर ओमकार भी आ जाता है और पुलिस वालों को डांटते हुए कहता है कि तुम कैदी से क्यों बात कर रहे हो, ठीक ढंग से अपनी ड्यूटी करो। तभी कुछ देर में वहाँ पर तेजस भी आ जाता है और सीमा को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तेजस बताता है कि होश ने खुदकुशी कर ली। दरअसल उसने खुद की जान नहीं ली बल्कि आपने उसको मारा है ताकि आपका सीक्रेट सीक्रेट ही रहे। सीमा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर चौथे विक्टिम की फोटो देखकर वो बताती है कि जरूर कातिल इसको जानता था, तभी तो वो इसके इतने करीब आ पाया। फिर जब तेजस इस बात को नहीं समझता तो सीमा देशपांडे उसको ये पूरा एक्शन करके दिखाती है कि कैसे मैं एक लंबे चौड़े आदमी को पहले घुटनों पर लेकर आती थी और फिर गले में रस्सी बांधकर उसको मार डालती थी। सीमा बताती है कि किलर ने मेरी फाइल बहुत ही ध्यान से पढ़ी है, वो मेरी बारीकियां भी जानता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब तेजस अपने ऑफिस में जाता है तो हानिया उसको बताती है कि हमारे चारों विक्टिम्स में से एक बात कॉमन है और वो है उनकी फ्लैशी लाइफस्टाइल। ये चारों ही सोशल मीडिया पर शो ऑफ किया करते थे और चारों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी थी। फिर तेजस कहता है कि इन चारों के पर्सनल रिलेशनशिप पर फोकस करो, हो सकता है कि किलर इन चारों को पर्सनली जानता हो। उस बार का पता लगाओ जहाँ पर ये चारों रेगुलर दारू पीने के लिए जाते थे, वहाँ ये लोग किसी से तो मिलते ही होंगे। फिर तेजस प्रवीर को साइड में ले जाकर कहता है कि तुम मुंबई के सारे इजरायली मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर से मिलो जो लोगों को डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं और उनसे उनके नए और पुराने क्लाइंट्स का नाम और एड्रेस निकलवाओ। तभी तेजस के पास जिहान दारूवाला का फोन आता है और वो बताता है कि आज से 5 साल पहले गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था कि जितने भी पुराने ऑफलाइन केसेस पड़े हैं उनको डिजिटाइज कर दिया जाए और उन्होंने किसी आईटी कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसका मतलब उस आईटी कंपनी के एम्प्लॉइज के पास भी सीमा देशपांडे की फाइल का एक्सेस होगा। फिर तेजस हानिया के पास जाता है और कहता है पता करो पुणे हाई कोर्ट ने 25 साल पुराने केसेस को डिजिटाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट कौन सी आईटी कंपनी को दिया था। उस कंपनी का जो भी एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था मुझे उसका नाम चाहिए। अगले सीन में हम उसी टैटू वाले लड़के को देखते हैं जो कि अपने घर में जाकर पहले तो मस्त बियर पीता है और फिर न्यूज देखते देखते अपने बैग में से वही ग्रीन कलर की रस्सी निकालता है। रस्सी की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसी रस्सी की वजह से उसने किसी अपने को खोया है।
दूसरी तरफ सीमा देशपांडे अपनी ब्लेजर में से वही रेड मशरूम वाली दवा निकालती है और उसके साथ एक एड्रेस की स्लिप भी। अब ये इस पैकेट का क्या करेगी, हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ वही स्ट्रेंजर लड़का तेजस के घर के बाहर नाका लगाकर बैठा हुआ था और चुपके से उसकी गतिविधियां नोट कर रहा था। अब क्या यही किलर है या फिर ये कोई और है, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ सीमा देशपांडे ने कुछ देर पहले ही सभी पुलिस वालों के लिए मोदक बनाए थे और फिर उनमें वही लाल मशरूम द्वारा बनाई गई बेहोशी की दवा मिलाकर उनको खिला दी, जिसकी वजह से सभी पुलिस वाले बेहोश हो गए। लेकिन एक पुलिस वाला था जिसने उसके हाथ के मोदक नहीं खाए और वो था ओंकार। तभी सीमा देशपांडे अपनी नौटंकी शुरू कर देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी जब ओंकार सीसीटीवी में उसको देखता है तो वो भागकर सीधा उसके पास पहुंच जाता है और जब वो सीमा की हेल्प करने के लिए उसके नजदीक जाता है, सीमा इस हट्टे कट्टे पहलवान को अपनी ट्रिक से बेहोश कर देती है। फिर सीमा उसको हथकड़ी से बांध देती है और उसकी गन दूर फेंक देती है। इसके बाद वो उसके पर्स में से कुछ पैसे निकाल लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीमा ऑटो पकड़कर उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जिसकी स्लिप उसने अपने पास रखी हुई थी और वहां जाकर जैसे ही बेल बजाती है तो सामने वाले अपार्टमेंट में से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अब सीमा किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां से खिसक लेती है। फिर वो बिल्डिंग के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और सुबह तक वहीं पर बैठी रहती है। अगले सीन में हम देखते हैं एसीपी तेजस के पास उसकी टीम का फोन आता है और वो बता देते हैं कि सीमा देशपांडे भाग गई। फिर वो जल्दी से अपनी टीम के पास पहुंच जाता है और सभी को फटकार लगाता है कि एक 50 साल की बूढ़ी औरत तुम सबको उल्लू बनाकर भाग गई। इतने में वहां पर कमिश्नर साहब भी आ जाते हैं और बिना किसी से सवाल जवाब किए सीधा फुटेज दिखाने के लिए कहते हैं। फुटेज देखते समय वो कहते हैं कि अब तक इसको भागे लगभग 6 घंटे हो गए हैं, मुझे उस पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि सीमा देशपांडे तेजस की वाइफ के सैलून में पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे हेयर कट करवाना है। दूसरी तरफ तेजस के हाथ सीमा देशपांडे की ब्लेजर लग जाती है जिसमें वो बेहोशी का पाउडर छुपा कर लाई थी। फिर कमिश्नर उससे पूछता है कि क्या सीमा ने तुमसे कोई पर्सनल सवाल किया था। तेजस बताता है कि उसने मुझसे मेरी फैमिली के बारे में पूछा था। फिर कमिश्नर कहता है जल्दी से अपनी फैमिली के पास फोन करो। तभी तेजस अपने ग्रैंडफादर के पास फोन करता है और पूछता है सब कुछ ठीक तो है ना, आप घर पर ही रहना। फिर वो अपनी वाइफ के पास फोन करता है लेकिन उसका फोन इस समय साइलेंट था। सीमा कहती है कि तुम्हारा फोन बज रहा है, लेकिन तेजस की वाइफ तानवी कहती है कि काम के बीच में मुझे डिस्टरबेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं आपके हेयर कट करने के बाद ही बात करूंगी। फिर फोन न अटेंड करने पर तेजस सैलून का सीसीटीवी ऑन करके देखता है और उन सबको पता चल जाता है कि इस समय सीमा देशपांडे सैलून में ही बैठी है। फिर वो बिना समय गवाए अपनी वाइफ के पास जाने लगता है। इस समय सीमा सैलून के अंदर गप्पे लड़ा रही थी। तभी हेयर कट पूरा होने से पहले तेजस वहाँ पर पहुँच जाता है। उसकी वाइफ पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तेजस कहता है जीनत तुम बताओगी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। सीमा कहती है कि हम दोनों आज मिलने वाले थे। फिर जब सीमा हेयर कट के पैसे देने लगती है तो तेजस कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, आपके लिए हेयर कट फ्री था। लेकिन सीमा हेयर कट के पैसे वहीं पर रखकर थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर तेजस उसको अपनी कार में बिठा देता है और वहाँ से चला जाता है। इस समय भी वो स्ट्रेंजर इन सब पर नजर रखे हुए था। तभी तेजस सीमा को लेकर एक जंगल में पहुँच जाता है और उसको कार से नीचे उतार कर वहाँ से चलने के लिए कहता है। सीमा पूछती है क्या तुम मेरा एनकाउंटर करने वाले हो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकती हूँ। लेकिन तेजस कहता है कि आज तुमने अपनी हदें पार कर दी, इसलिए तुम्हारा मरना तो जरूरी है। अपने सीनियर्स को क्या जवाब देना है ये मैं खुद देख लूंगा। फिर सीमा पलटती है और कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ। तेजस कहता है क्यों जिंदा रखूं मैं तुम्हें, तुमने इस दुनिया को दिया ही क्या है। फिर सीमा देशपांडे इमोशनल होकर कहती है मैं जीना चाहती हूँ अपने बेटे के साथ। तुम्हारी माँ किसी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, बल्कि वो इस समय तुम्हारे सामने खड़ी है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं तेजस सीमा देशपांडे को लेकर वापस सेफ हाउस में आ जाता है। फिर तेजस कमिश्नर से पूछता है कि आपको इस बारे में पहले से ही पता था ना, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। कमिश्नर कहते हैं कि 25 साल पहले उसने इसी शर्त पर अपना कन्फेशन किया था कि मैं तुमको उससे दूर रखूंगा और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें इस केस में लाने का आइडिया भी उसी का था। फिर तेजस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे इस केस से हटा दीजिए और कमिश्नर मान जाता है। फिर तेजस के जाने के बाद कमिश्नर सीमा के पास जाता है और कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, क्या ये सब प्लान तुमने पहले से ही बना रखा था और तुमने खुद को इतनी आसानी से क्यों पकड़े जाने दिया, आखिर तुम चाहती क्या हो। सीमा कहती है जितनी बार भी मैंने तेजस को अपने सामने बैठे देखा दिल किया कि उसको गले से लगा लूं, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, इसलिए मैं यहाँ से भागकर उसकी वाइफ से मिलने चली गई। अगर मुझे भागना ही होता
तो मैं वहाँ पर बैठी नहीं रहती। फिर कमिश्नर पूछता है कि तुम रात के 3 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में कहाँ थी, किससे मिलने गई थी, क्या कॉपीकैट से मिलने गई थी? मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब तुम वापिस से हैदराबाद जेल में जाओगी। दूसरी तरफ तेजस अपने नाना के पास जाता है और पूछता है कि आपने मुझसे क्यों छुपाया कि वो खूनी मेरी माँ है। फिर उसका नाना कहता है कि अगर हम लोग तुमसे ये बात नहीं छुपाते तो क्या तुम एक पुलिस वाले होते। उसने अपना साया कभी भी तुम पर पड़ने नहीं दिया। वो बहुत अच्छी माँ है। लेकिन तेजस ये कहकर चला जाता है कि एक कातिल कभी भी मेरी माँ नहीं हो सकती। अगले सीन में हम देखते हैं सब इंस्पेक्टर पल्लवी टीवी में न्यूज देख रही थी कि आज से 25 साल पहले पुणे में भी इसी तरह के 8 मर्डर हुए थे। फिर पल्लवी हानिया से पूछती है कि वही खूनी मुंबई में आया है या फिर ये कोई उसका कॉपीकैट है। हो सकता है कि उसने मुंबई में इन 4 कत्लों से पहले भी किसी का कत्ल किया हो। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें उस कंपनी का पता चला जिसको वो पुराने केसेस डिजिटाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हानिया बताती है कि उस कंपनी का नाम है ज़ाइलोकॉम। तभी शाम को जब तेजस की वाइफ घर पर आती है तो तेजस उसको सारी बात बता देता है और फिर वो तेजस को हौसला देती है। अब कमिश्नर साहब भी अपने सीनियर को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे सीमा देशपांडे ने हमें धोखा दिया। फिर अगली सुबह जब इंस्पेक्टर पल्लवी पुलिस स्टेशन में आती है तो हानिया उसको बताती है कि ये है सुनील गुप्ते, उम्र 27 साल। 7 महीने पहले एक बंगले के कंपाउंड में बने कुएं में इसकी बॉडी मिली थी। इसको भी नायलॉन की रस्सी से ही गला घोटकर मारा गया था और फिर इसकी आंखों को ग्लू से चिपका दिया। अनिल गुप्ते IT फर्म में काम किया करता था और जब मैंने इसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि ये ज़ाइलोकॉम टेक्नोलॉजी कंपनी में काम किया करता था। फिर वो ये खबर देने के लिए तेजस के पास फोन करती है लेकिन तेजस इसका फोन ही नहीं उठाता। फिर पल्लवी सीधा कमिश्नर के पास पहुंच जाती है और उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती है। फिर कमिश्नर साहब सीधा देशपांडे के पास पहुंच जाते हैं जिसको जेल ले जाया जा रहा था और फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि इसको भी सेम पैटर्न पर 7 महीने पहले मारा गया था। तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? सीमा कहती है मैं तेजस को ही बताऊंगी। फिर कमिश्नर साहब खुद तेजस को फोन करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे पास एक फोटो भेजी है, उसको चेक करो। फोटो देखने के बाद कमिश्नर बताता है कि ये उस IT कंपनी में काम किया करता था जिसको पुणे हाई कोर्ट ने पुराने केसेस को डिजिटाइज करने का काम दिया था। अब तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए आखिरी बार सीमा देशपांडे से मिलना होगा। अगर वो अब की बार कोई होशियारी दिखाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ उसको सीधा जेल भेज दूंगा। फिर कुछ ही देर में तेजस सीमा देशपांडे के पास पहुँच जाता है और कहता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, एक पुलिस वाला हूँ और आप मेरे लिए एक मुजरिम है, इसलिए आप मुझसे कोई भी इमोशनल या पर्सनल बातें नहीं करेंगी। फिर तेजस पूछता है कि आपको क्यों लगता है कि सुनील गुप्ते को कॉपीकैट ने मारा है। फिर सीमा बताती है कि मंगलवार का दिन था, मैंने सभी नौकरों को घर पर भेजकर रेस्टोरेंट बंद कर दिया और किचन में सफाई करने लगी, लेकिन तभी वहाँ पर जोसेफ नाम का एक आदमी आ गया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे डंडे से खूब पीटा। फिर मैं अपनी जान बचाकर भागने लगी और कुएं के पास पहुंच गई, लेकिन वो वहां पर भी आकर मुझे मारता रहा। फिर वो बार बार सिगरेट पीकर मेरी बॉडी के साथ बुझाता रहा। फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुएं पर टंगी बाल्टी वाली रस्सी से उसका गला घोटकर मार दिया, लेकिन मैं बहुत डर गई कि ये मेरे साथ क्या हो गया। ये कहानी सुनकर तेजस कहता है सच बोल रही हो या फिर कोई कहानी सुना रही हो। फिर सीमा अपने हाथ पर बने सिगरेट वाले निशान दिखाती है और कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर जब वो अपनी पीठ पर बने निशान दिखाने लगती है तो तेजस उनको रोक देता है। फिर सीमा आगे की स्टोरी बताती है कि जब मेरे पिता वहाँ पर आए तो वो मुझे देखते ही समझ गए कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और उन्होंने मुझे बचाने के लिए जोसेफ की बॉडी को कुएं में फेंक दिया और वो कुआं हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर तेजस कहता है कि ये मर्डर कोर्ट फाइल में नहीं है, तो कॉपीकैट को इसके बारे में कैसे पता चला। फिर सीमा बताती है कि जोसेफ का बेटा एलेक्स उस समय घर पर ही था, पता नहीं वो वहाँ पर कब से बैठा था, शायद उसने सब कुछ देख लिया होगा। अब जोसेफ को मार के मैंने एलेक्स को अनाथ कर दिया था, क्योंकि बेचारे की माँ तो पहले से ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसको अपने पास ही रख लिया। उस समय तुम सिर्फ 4 साल के थे। फिर जिस दिन कमिश्नर ने मुझे अरेस्ट किया उस दिन के बाद से मैंने उसको कभी भी नहीं देखा। फिर तेजस उठकर बाहर चला जाता है और अपने नाना के पास फोन करके पूछता है कि इस समय एलेक्स कहाँ पर है। उसका नाना बताता है कि वो हमेशा तुम्हारी माँ के साथ चिपका रहता था और जब तुम्हारी माँ जेल गई तो मुझे वो घर छोड़ना पड़ा और फिर मैंने उसको एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, सूचक शेल्टर होम। फिर तेजस सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुंच जाता है। वहां जाकर उसको पता चलता है कि तेजस को यहाँ पर उसके नाना छोड़ गए थे। वो बहुत ही कम बोलने वाला और चिड़चिड़े स्वभाव का लड़का था और जब भी उसको गुस्सा आता था तो वो दूसरों को पीटने लगता था। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ चोरी चकारी नशे वगैरह करने लगा और अचानक से 25 की उम्र में गायब हो गया। अभी 1 साल पहले उसने मेरे पास फोन किया, बोला अब मैं सुधर गया हूँ,
मैंने उसका नंबर भी सेव कर लिया था। जब वो यहाँ पर आया तो उसके पास एक बैग था। उसके बैग में क्या था उसने कभी भी किसी को नहीं देखने दिया। वो हमेशा उसके साथ चिपका रहता था, यानी कि वो टैटू वाला लड़का ही एलेक्स है। फिर अनाथ आश्रम से बाहर निकलने के बाद तेजस हानिया के पास कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पास एक नंबर भेजा है, उसको ट्रैक करो। अब जब उस कुएं की खुदाई करवाई जाती है तो पुलिस वालों को उसमें से जोसेफ का कंकाल मिलता है और साथ में वही हरे रंग की रस्सी भी। तभी रात को हानिया तेजस के पास कॉल करके कहती है कि मुझे उस नंबर का एड्रेस मिल गया है, मैं आपके पास भेज रही हूँ। फिर तेजस उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है। वॉचमैन कहता है कि उनके घर की चाबी मेरे पास है, क्योंकि जब भी वो बाहर जाते हैं तो मैं उनकी मछलियों को खाना खिलाता हूँ। अब एक तरफ तो तेजस एलेक्स के घर पर आया था और एलेक्स तेजस के घर पर पहुंच जाता है। तान्वी कहती है तेजस घर पर नहीं है, आप कौन हो? एलेक्स कहता है कि मैं पुणे से तेजस का बचपन का दोस्त हूँ। फिर तान्वी उसको कहती है तेजस आने ही वाला होगा, आप अंदर आ जाइए और थोड़ा वेट कीजिए। दूसरी तरफ तेजस एलेक्स के घर की अच्छे से छानबीन कर रहा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। इधर एलेक्स की नजर तेजस की कुछ फोटोज पर पड़ती है। फिर वो नाना की फोटो उतार कर अपनी पॉकेट में डाल लेता है और जैसे ही तान्वी वहाँ पर आती है वो कहता है कि नाना आज भी वैसे के वैसे ही दिखते हैं, बस बाल सफेद हो गए हैं। फिर वो बताता है कि मैं 25 साल से ना ही तेजस से मिला हूँ और ना ही नाना से। तभी उनके घर की बेल बजती है और जब तान्वी जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर उसकी फ्रेंड दिव्या आई थी। तान्वी दिव्या को कहती है कि तेजस का दोस्त आया है और ये बहुत ही अजीब है। फिर दिव्या कहती है कि तेजस के आने तक मैं यहीं पर रुकती हूँ। दूसरी तरफ जब तेजस वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नजर एसी पर पड़ती है। फिर जब वो उसको खोलकर देखता है तो उसमें उसको एक बैग मिलता है। बैग के अंदर कुछ कपड़े और एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें सीमा देशपांडे, तेजस और एलेक्स की बचपन की फोटो थी। तेजस को उसके बैग में एक रस्सी भी मिलती है, वही ग्रीन पुरानी रस्सी। दूसरी तरफ एलेक्स तान्वी से बिस्किट मांगता है और जब तान्वी बिस्किट लेने के लिए जाती है तो वो तेजस के पास फोन कर देती है कि तुम्हारा बचपन का दोस्त एलेक्स आया था, लेकिन अभी वो चला गया है, मैंने सीक्रेटली उसकी फोटो भी ले ली है। फिर वो एलेक्स की फोटो तेजस के पास भेज देती है और एलेक्स वो फोटो पल्लवी के पास भेज देता है और कहता है जल्दी से इसको सभी के साथ शेयर कर दो। तभी बात करते समय उसकी नजर फ्रिज पर पड़ती है जिसके ऊपर मुंबई 365 का स्टिकर लगा था और ऐसे ही बहुत सारे स्टिकर और टिकट्स भी वहाँ पर पड़े थे। फिर तेजस जल्दी से उस बार के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी कुछ ही देर बाद उसकी टीम भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी टीम को बताता है कि उसका नाम एलेक्स है और वो हमारा प्राइमरी सस्पेक्ट है। वो यहाँ पर काम करता होगा या फिर यहाँ का रेगुलर कस्टमर होगा, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें उसको जिंदा पकड़ना है। फिर वो सभी बार के अंदर घुस जाते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। तभी तेजस की नजर एलेक्स पर पड़ती है और वो जल्दी से जाकर उसको अरेस्ट कर लेता है। फिर रात को जब तेजस एलेक्स से पूछताछ करने के लिए जाता है तो एलेक्स उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है हेलो तेजू, काफी सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ गलत किया क्या जो तुम मुझे पकड़ लाए? कहता है तुम अनाथ आश्रम के सबसे स्मार्ट बच्चे थे, इसलिए खेल खेलना बंद करो। फिर एलेक्स बताता है कि मुझे गॉड पर गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने सीमा आई को मुझसे छीन लिया। एक वही तो थी जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन एक दिन फिर मैंने तुम्हें टीवी पर देखा और पहचान गया कि ये तो मेरा भाई तेजस है। फिर मैंने तुम्हें फॉलो करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन मुझे भाभी के पार्लर के बाहर आई दिखी और मैं समझ गया कि गॉड आई को मेरी लाइफ में दोबारा लाना चाहता है। फिर तेजस सीधा मुद्दे पर आता है और उसके सामने उसका बैग रख देता है। अपने बैग को देखकर एलेक्स गुस्सा हो जाता है और कहता है आज तक मैंने किसी को भी इसको हाथ नहीं लगाने दिया। फिर वो खुद को शांत करता है और कहता है तू मेरा भाई है, इसलिए तू मेरा बैग देख सकता है। फिर तेजस पूछता है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा और तुम्हारे बैग में जो ये औरतों के कपड़े मिले हैं और ये रस्सी, इनका क्या मतलब है? एलेक्स कहता है कि जिस दिन नाना मुझे अनाथ आश्रम छोड़ने के लिए ले जा रहे थे तो मैं जल्दी से आई के कमरे में गया और वहाँ मुझे जो कुछ भी दिखा मैंने अपने बैग में डाल लिया निशानी के तौर पर। ये सब सीमा आई का सामान है और मेरे लिए आई की यादें। मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही किसी को मारा। अनाथ आश्रम में मेरे पास और कुछ भी नहीं था, बस आई का ये सामान ही था और एक फोटो भी। फिर तेजस इमोशनल होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी उसके पास पल्लवी आती है और बताती है कि हमने बार के मैनेजर से बात की थी जिस रात उन चारों लोगों का मर्डर हुआ था। एलेक्स बार में ही नाइट ड्यूटी कर रहा था। We have many eyewitnesses. हमने गलत आदमी को पकड़ लिया। फिर तेजस उसकी हथकड़ी खोलकर उसको जाने देता है, लेकिन जाने से पहले एलेक्स उसके गले लग जाता है। अगले सीन में हम उसी कॉपीकैट किलर को देखते हैं जो अपने फोन में नई सिम डालकर अपने लैपटॉप में एक मैसेज टाइप करता है कि मुझे कल 12 बजे सीमा देशपांडे से बात करनी है।
तभी रात को तेजस एलेक्स को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाता है और कहता है कि मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड से तो तुम मिल ही चुके हैं, ये मेरे नाना जी हैं। फिर एलेक्स उनके पांव छूता है और कहता है काफी समय बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। एलेक्स बताता है कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया तो मैं यहाँ से एक फोटो ले गया था। तेजस कहता है तुम इसको रख सकते हो। फिर खाना खाते वक्त तेजस और उसकी वाइफ नोटिस करते हैं कि उनकी फ्रेंड दिव्या एलेक्स के साथ कुछ ज्यादा ही हंसकर बातें कर रही है। फिर खाना खाने के बाद जब वो लोग खीर खाते हैं तो आपस में काफी सारी इमोशनल बातें करते हैं। एलेक्स कहता है कि मैं एक बार आई से मिलना चाहता हूँ, लेकिन तेजस ये कहकर मना कर देता है कि उनका इलाज चल रहा है, वो किसी से भी नहीं मिल सकती, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि वो तुमसे मिले। फिर एलेक्स तेजू के गले लग जाता है। तभी उनके घर की बेल बजती है और जब दिव्या दरवाजा खोलती है तो बाहर प्रवीर आया था। वो कहता है कि तेजस सर के लिए ये पैकेट आया है। फिर दिव्या वो पैकेट तेजस को दे देती है। फिर जब एलेक्स अंदर जाता है तो तेजस वो पैकेट खोलकर देखता है जिसमें एक फोन और एक लेटर था। फोन में मर्डर की कुछ तस्वीरें थी और लेटर में लिखा था कि मैं कल 12 बजे फोन करूंगा, मुझे सीमा देशपांडे से बात करनी है। 5th एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से। समय है 1999 का। एक फैमिली सीमा देशपांडे के रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, लेकिन लड़का खाना नहीं खा रहा था। फिर उसका बाप कहता है तू कल की मार भूल गया क्या, चल जल्दी से खाना खा। ये सारी बातें सीमा सुन रही थी। फिर जब वो लड़का हाथ धोने के लिए जाता है तो सीमा उससे पूछती है कि ये चोट कैसे लगी, और भी कहीं लगी है क्या। फिर वो लड़का अपनी पीठ दिखाता है जिस पर काफी गहरा जख्म था। फिर सीमा उसको कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर जैसे ही रात होती है सीमा अपने रूम में जाती है और अपनी ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। फिर वो अपने स्कूटर पर उस लड़के के बाप के पास पहुंच जाती है जो कि इस समय सो रहा था। फिर सीमा थोड़ा सा शोर करके उसको उठा देती है और अपनी रस्सी निकालकर उसका काम तमाम कर देती है। फिर सीमा उसकी लाश को शीशे के सामने बिठा देती है और उसकी आंखों को खोलकर उसके गले में रस्सी डालकर वापस अपने घर आ जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तेजस रात को मिले फोन और लेटर को लेकर कमिश्नर के पास जाता है और बताता है कि ये सब कॉपी कैट ने भेजा है। फिर कमिश्नर कहते हैं कि अपनी टीम को देशपांडे के बारे में बताने का समय आ गया है, लेकिन हम उनको तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे। फिर वो अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं और उनको सीमा देशपांडे के बारे में बता देते हैं। फिर हानिया बताती है कि मैंने इस फोन की डिटेल निकलवाई है। किलर ने इसको ब्लैक मार्केट से खरीदा था और फेक आईडी से इसका नंबर निकलवाया। फिर वो सब सीमा देशपांडे के पास पहुंच जाते हैं और कातिल के फोन आने का इंतजार करते हैं। तभी बताए हुए समय पर उस किलर का फोन आ जाता है और फिर वो लोग फोन को टैप करने लगते हैं। तभी जब सीमा देशपांडे फोन उठाती है तो कातिल कहता है कि आपसे बात करना मेरा सौभाग्य है, मुझे अपना शिष्य ही समझो, तभी तो मैं आपको बारीकी से फॉलो करता हूँ। फिर सीमा कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ तुम भी मेरी तरह दरिंदों को ही मारते होगे। 4 को तो तुम मार चुके हो, 5वां सिलेक्ट किया। कातिल कहता है अभी तक तो नहीं, लेकिन दुनिया में बुरे लोगों की कमी नहीं है, जल्दी ही मिल जाएगा। मैं किसी को भी मारने से पहले उस पर खूब रिसर्च करता हूँ कि वो सच में मरने के लायक है भी या नहीं। इसके लिए मुझे उनसे पर्सनली मिलना पड़ता है, जांचना परखना पड़ता है। चलो अभी तो मैं रखता हूँ, फिर से फोन करूंगा। सीमा पूछती है कब। कातिल कहता है जब 5वां आदमी मिल जाएगा तब। उम्मीद है आज रात मिल ही जाएगा। फिर फोन काटने के बाद हानिया बताती है कि वो आईपी यूज कर रहा है, इसलिए उसको ट्रेस करना मुश्किल है। फिर सीमा देशपांडे कहती है कि मुझे लगता है कि किलर एक औरत है, लेकिन तेजस कहता है कि हमने विराट मल्होत्रा की बिल्डिंग के आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए थे, उनको देखकर तो यही लगता है कि कातिल एक आदमी है। फिर कमिश्नर कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो ट्रांसजेंडर हो। सीमा कहती है ये जो भी है मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये लोगों को इसलिए मार रहा है, या तो उन्होंने इसको ठेस पहुंचाई है या फिर इसका कोई नुकसान किया है। तेजस कहता है कि अब हमें उसके 5वें मर्डर तक का वेट करना होगा। फिर बाहर जाने के बाद तेजस कहता है कि मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर वो वापस अंदर जाता है और ओमकार को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो सीमा से पूछता है कि होश जिस सीक्रेट के बारे में बात कर रहा था क्या वो मैं था। सीमा बताती है कि मैं तुमसे 25 साल दूर रही, इसलिए मैं जानना चाहती थी कि तुम कहाँ पर रहते हो और क्या करते हो, इसीलिए मैंने उसको ये पता लगाने के लिए भेजा। अब वो सबको ये राज बताकर तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकता था, इसीलिए मुझे उसके साथ ये सब करना पड़ा। फिर तेजस अपनी माँ को एलेक्स की दी हुई फोटो दिखाता है और कहता है कि एलेक्स आपसे मिलना चाहता है, उसको नहीं पता कि आपने ही उसके पिता को मारा था, वो आपको भगवान मानता है। फिर सीमा कहती है कल ले आना, मैं उसको जरूर मिलूंगी। फिर तेजस ये बात एलेक्स को भी बता देता है कि माँ तुमसे मिलने के लिए मान गई है, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये बात सुनकर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है
तभी रात को तेजस की पूरी टीम डिनर करते वक्त किलर के बारे में ही डिस्कस करती है कि उसका कत्ल करने का कोई भी पैटर्न नहीं, वो कहीं पर भी किसी को भी मार रहा है। बस सिर्फ एक ही बात कॉमन है कि वो हमेशा रात को कत्ल करता है। फिर पूरी टीम काम करते करते वहीं पर सो जाती है। सुबह उठते ही हानिया तेजस को बताती है कि कल रात मुंबई में 5 मर्डर हुए, लेकिन कोई भी गला घोटने के कारण नहीं हुआ। दूसरी तरफ एलेक्स भी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा खुश था, यहाँ तक कि उसने नया कुर्ता भी सिलवाया था। लेकिन तभी उसके घर की बेल बजती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसका ही कोई जानकार घर के अंदर आ जाता है। शायद ये वही किलर होगा। दूसरी तरफ तेजस अपनी टीम को फोन करके कहता है कि हमारा सेफ हाउस इस तरीके से तैयार करो कि वो नर्सिंग होम जैसा लगे। मैं थोड़ी देर में एलेक्स को लेकर वहाँ पर आ जाऊंगा, उसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। फिर वो एलेक्स को लेने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एलेक्स उस आदमी को कहता है कि अभी मुझे जाना है, हम फिर कभी बात करेंगे। फिर जैसे ही एलेक्स तैयार होने लगता है, वो आदमी अपने ग्लव्स पहनकर वही ग्रीन कलर की रस्सी निकाल लेता है और उससे एलेक्स का काम तमाम कर देता है। इतने में तेजस्वी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाता है और एलेक्स के रूम की तरफ जाने लगता है। इस समय वो किलर एलेक्स की बॉडी को शीशे के सामने रखकर उसकी आंखों को चिपका रहा था। तभी तेजस एलेक्स के रूम के बाहर पहुंच जाता है और बेल बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर जैसे ही वो दरवाजा खटखटाने लगता है, दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तेजस देखता है कि एलेक्स मरा पड़ा है और उसके गले में वही ग्रीन कलर की रस्सी लिपटी हुई है। फिर नेक्स्ट डे तेजस उसका फ्यूनरल कर देता है और वीडियो कॉल करके अपनी माँ को भी दिखा देता है। ऐसा लगता है कि ये किलर का सीधा सीधा सीमा देशपांडे को चैलेंज था कि पकड़ सको तो पकड़ लो। तभी उस किलर का फिर से फोन आ जाता है और सीमा देशपांडे उससे हंसकर बात करती है। कातिल कहता है कि मैंने आपसे वादा किया था, 5वां खून करके मैं आपको फोन जरूर करूंगा। सीमा कहती है तो एलेक्स भी बाकियों की तरह दरिंदा निकला। कातिल कहता है हाँ, उसने मेरे प्यार की कदर नहीं जानी। प्यार का नाम सुनकर सीमा का माथा ठिनक जाता है। फिर कातिल कहता है कि हमारे हर फैसले के पीछे प्यार ही तो होता है। आप भी तो अपने बेटे से प्यार करती थी, तभी तो आपने उसके खातिर अपनी आजादी को कुर्बान कर दिया। सीमा पूछती है कि क्या तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा कोई है जिसको तुम इतना प्यार करती हो? कातिल कहता है नहीं, मैं तो बस दूसरों को मारकर मजे लेता हूँ। फिर सीमा कहती है मुझे भी ऐसे मजे लिए 25 साल हो गए, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहती हूँ। मैं फिर से उन दरिंदों की आंखों में डर देखना चाहती हूँ। कातिल कहता है ठीक है, मैं सारी तैयारी करके फिर से फोन करता हूँ। फिर कुछ घंटे बाद वो कातिल वीडियो कॉल करता है और दिखाता है कि मैंने अपना अगला शिकार चुन लिया है। तेजस हानिया को फेस कैम करके उस आदमी का पता लगाने के लिए कहता है। फिर सीमा पूछती है कि तुम आंखें खोलने के लिए ग्लू का इस्तेमाल क्यों करते हो? कातिल कहता है कि आपके समय में आप घंटों बैठकर इंतजार किया करती थी कि कब बॉडी अकड़े और आप आंखें खोलो, लेकिन आजकल दुनिया फास्ट हो गई है, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। फिर वो थप्पड़ मार मार के उस आदमी को उठाता है। होश में आने के बाद वो आदमी छटपटाने लगता है। तभी स्क्रीन के अंदर साइड में कुछ सर्टिफिकेट्स नजर आते हैं। फिर हानिया उन सर्टिफिकेट्स को क्लियर करके देखती है और पता लगा लेती है कि ये डेंटल हॉस्पिटल किस लोकेशन पर है। फिर वो जल्दी से इस बारे में तेजस को भी बता देती है कि ये लोकेशन यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। फिर तेजस सीमा को कहता है कि आप इसको 10 मिनट तक बातों में उलझा कर रखिए, मैं इसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो जल्दी से कातिल को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उस समय सीमा देशपांडे उसको बातों में उलझाने की कोशिश करती है कि मैंने कल एक बेटा खोया तो आज एक बेटा पा भी लिया। ये बात सुनकर कातिल इमोशनल हो जाता है। फिर वो कातिल कहता है कि आप इसकी आंखों में डर देखना चाहती थी ना, तो देखो ये कैसे डर रहा है। इतने में तेजस उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहाँ की लोकल पुलिस भी पहले से ही वहाँ पर पहुंच चुकी थी। फिर तेजस भागकर उस मॉल के अंदर जाता है और जल्दी से उस डेंटल हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। फिर वो चुपके से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर टंगी घंटी बज जाती है और वो कातिल जो कि डेंटिस्ट को मारने ही वाला था वहाँ से भाग जाता है। फिर तेजस उसका पीछा करने लगता है, लेकिन काफी दूर भागने के बाद वो कातिल कहीं छुप जाता है। फिर जब तेजस उसको ढूंढने की कोशिश करता है तो वो कातिल पीछे से आकर तेजस के सिर पर डंडा मार देता है और उसको घायल कर देता है। सर पर गहरी चोट लगने के कारण तेजस उसका चेहरा नहीं देख पाता। तभी कुछ ही देर बाद तेजस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और उसको बचा लेती है। फिर अपना चेकअप करवाने के बाद तेजस कमिश्नर साहब को बताता है कि अगर वो कातिल चाहता तो मुझे मार भी सकता था, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। कमिश्नर कहता है फिलहाल तुम आराम करो, काम की बात बाद में करेंगे। फिर तेजस अपनी माँ के पास फोन करता है और कहता है मैं ठीक हूँ। फिर वो बताता है कि वो डेंटिस्ट भी बच गया है और अब वो हमारा सॉलिड विटनेस बन सकता है। फिर सीमा कहती है कि मुझे भी आइडिया हो गया है कि वो कॉपी कैट कौन है, क्योंकि डेंटिस्ट को मारते समय वो जो भी गाना गा रहा था वही गाना मैंने श्री राम गोखले को मारते समय गाया था।
मैं अपने हर शिकार के लिए अलग गाना चुनती थी। फिर वो बताती है कि मुझे उनकी आंखें खुली रखने के लिए 2 घंटे वेट करना पड़ता था ताकि उनकी बॉडी अकड़ जाए। इसका मतलब कॉपीकैट उस रात वहीं पर था, उसी घर में। वो या तो उसकी बीवी हो सकती है या फिर उसका बेटा। उसकी बीवी उस समय 40 साल की थी, इसलिए वो तो नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये उसका बेटा श्वास। फिर जल्दी ही वो लोग पता लगा लेते हैं कि श्वास अपनी माँ को एक ओल्ड एज होम में छोड़कर चला गया और फिर कभी भी मिलने के लिए वापस नहीं आया। उसकी माँ को भूलने की बीमारी थी, लेकिन पान की बहुत शौकीन थी। फिर तेजस उनको कहता है कि मौसी, मैं आपके लिए पान लेकर आया हूँ। पान देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और तेजस को ही अपना बेटा श्वास समझने लगती है, लेकिन बातों बातों में वो अग्रेसिव हो जाती है। तभी पल्लवी बताती है कि सर, डेंटिस्ट को होश आ गया है। फिर वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डेंटिस्ट से मिलने पर वो बताता है कि मैं कुछ दिन पहले शिफाली से एक पब में मिला था। वो अच्छी खासी लंबी थी और काले घने बाल थे। फिर हमारी दोस्ती हो गई और मैं उसको अपने घर पर ले आया। घर पर आते ही उसने सारी लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन जब मैंने उसको छुआ तो मैं समझ गया कि ये नेचुरल नहीं है। उसने अपना जेंडर चेंज करवाया है। फिर मेरा उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो गया और वो भी ये बात समझ गई, इसलिए वो रोती हुई अपने घर पर चली गई। उस दिन के बाद मैंने उसको कल देखा। फिर वहाँ से निकलकर तेजस सीधा सेफ हाउस पहुँच जाता है और श्वास उर्फ शेफाली के बारे में डिस्कस करता है कि वो अक्सर जिसके साथ भी जाती है या जाता है अपना जेंडर छुपा लेती है और घर जाने के बाद लाइट्स भी ऑफ कर देती है ताकि अंधेरे में कोई उसको पहचान ना पाए। इसीलिए तो उसके सभी टारगेट मेल होते हैं। फिर सीमा कहती है कि वो ट्रांसजेंडर होने की वजह से लोगों को नहीं मार रही, बल्कि मामला कोई और है। वो हमेशा दूसरों में प्यार ढूंढती आई है और जब कोई उसको प्यार नहीं देता तो वो उसको मार डालती है। वो चाहे किसी भी जेंडर की होती, अपना गुस्सा शांत करने के लिए यही करती। उसको बचपन से लेकर अब तक किसी भी तरह का प्यार नहीं मिला और ऐसे बच्चे बड़े होकर वायलेंस का रास्ता अपना लेते हैं। तभी उस कातिल का फोन फिर से आ जाता है और अब की बार वो कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया। फिर सीमा उसका नाम लेकर पुकारती है और वो कातिल समझ जाता है कि अब सब लोग मेरे बारे में जान गए हैं। फिर वो सीमा को कहती है कि मैंने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया, मेरी वजह से ही आप अपने बेटे से भी मिल पाई, लेकिन अब मैं आपकी जिंदगी से सारी खुशियां छीन लूंगी, आपकी हर एक खुशी को नर्क में बदल दूंगी। फिर फोन काटने के बाद सीमा कहती है कि तेजस, वो तुम्हें कई दिनों से फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। अब तुम सोचकर बताओ कि कौन तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। तेजस कहता है मेरी वाइफ। फिर सीमा पूछती है कि तुम्हें तुम्हारी वाइफ से फर्स्ट टाइम किसने मिलवाया था। ये बात सोचकर तेजस हैरान हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये वो समय है जब सीमा देशपांडे ने श्रीराम गोखले को मारा था। अगले दिन जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो श्रीराम गोखले का बेटा श्वास लड़कियों की तरह तैयार होकर ये सब कुछ देख रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था, क्योंकि उसकी अपने बाप से जान जो छूट गई थी। अब वो सीमा देशपांडे से मिलने के लिए हर रोज जाने लगा, जो कि उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। लेकिन एक दिन जब वो वहां पर गया तो पता चला कि सीमा देशपांडे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और अब सीमा के पिता अपने नाती को लेकर ये शहर छोड़कर जा रहे थे। फिर जब श्वास थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया ताकि वो खुद की प्लास्टिक सर्जरी करवा सके और अपना जेंडर चेंज कर सके। फिर जब उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही तो फाइनली वो एक लड़की बन गया, जो कि कोई और नहीं बल्कि तानवी की फ्रेंड दिव्या थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जिस समय वो कातिल सीमा देशपांडे को धमकी देती है तो सीमा तेजस को पूछती है कि कौन तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी देता है। तेजस कहता है कि मेरी पत्नी तानवी। फिर सीमा पूछती है कि तुम्हें तानवी से किसने मिलवाया था। ये बात सुनते ही तेजस को दिव्या का ख्याल आ जाता है और वो सीधा अपनी वाइफ के पास फोन करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी वाइफ से बात कर पाता, उनके घर की बेल बजती है और तन्वी जाकर दरवाजा खोल देती है। उस समय बाहर दिव्या आई थी और वो कहती है कि रात को मैं यहाँ पर अपना पर्स भूल गई। फिर तन्वी कहती है तुम जो भी भूल गई हो ले लो, लेकिन मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। फिर जब वो सोने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके पति का फोन बज रहा है, इसलिए जब वो फोन उठाती है तो तेजस कहता है कि अगर दिव्या आए तो प्लीज दरवाजा मत खोलना, वही कॉपीकैट किलर है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिव्या तन्वी को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। फिर तेजस जल्दी से अपनी टीम को साथ लेकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन उसको वहाँ पर तन्वी नहीं मिलती, क्योंकि दिव्या तन्वी को बेहोश करके अपने साथ ले गई थी। फिर जब सुबह तन्वी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और दिव्या उसके पास में खड़ी है। फिर दिव्या उसको पीने के लिए ड्रिंक देती है और खुद चेयर लेकर उसके सामने ही बैठ जाती है। तन्वी कहती है तू किलर कैसे हो सकती है, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना।
लेकिन दिव्या कहती है कि इसका क्रेडिट तेरी मदर इन लॉ को जाता है, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बाकियों की तरह धोखा दिया। फिर वो बताती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि मैं लड़की होते हुए लड़के की बॉडी में पैदा हुई। मैंने इस दर्द को बहुत झेला, तब जाकर मैं परफेक्टली लड़की बन पाई। लेकिन इसके बाद भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये दुनिया बहुत बुरी है और अब मैं इस दुनिया की पूरी बुराई को मिटा दूंगी। फिर वो गुस्से में आकर तन्वी का मुंह बांध देती है और सीमा देशपांडे के पास कॉल करती है। सीमा कहती है जिसको तुम किडनैप करके लाई हो वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। फिर दिव्या कहती है तभी तो उसको मारना जरूरी है। सीमा कहती है मैं जानती हूँ तुम उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, वरना तुम उसको कब का मार चुकी होती। तुम्हें मैंने धोखा दिया है, इसलिए तुम मुझसे बदला लो। तन्वी को कुछ भी मत कहना, प्लीज उसको छोड़ दो और बदले में मुझे ले जाओ, फिर तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। दिव्या ये बात मान जाती है और कहती है कि मैं फोन करके बताऊंगी कब और कहां पर आना है। फिर फोन काटने के बाद तेजस अपनी माँ को कहता है ये काम बहुत ही रिस्की है, लेकिन सीमा कहती है कि ये कॉपीकैट मेरी वजह से पैदा हुई है, इसलिए मुझे ये करने दो। फिर वो लोग सीमा देशपांडे के पाँव में ट्रैकर बांध देते हैं ताकि दिव्या उसको जहाँ पर भी लेकर जाए लोकेशन का पता ना चल सके। कमिश्नर साहब कहते हैं तेजस याद रखना ये अभी भी अंडर कवर ऑपरेशन है। तभी पल्लवी वहाँ पर आती है और कहती है सर ये सीमा देशपांडे का प्लान भी तो हो सकता है ताकि वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन कमिश्नर साहब कहते हैं हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं तन्वी की जान बचाने के लिए ये रिस्क लेना चाहता हूँ। तभी कुछ देर बाद दिव्या का फोन फिर से आता है और वो कहती है कि 2 घंटे बाद इन्फिनिटी अर्काडिया मॉल वडाला में आकर मिलना। फिर तेजस सीमा देशपांडे को लेकर इन्फिनिटी मॉल के लिए निकल पड़ता है। मॉल पहुंचने के बाद दिव्या तेजस के पास फिर से फोन करती है और कहती है कि मॉल के लेवल 1 से एंट्री करने के बाद आगे चलकर तुम्हें रंग बिरंगे स्टैचू मिलेंगे, वहां जाकर खड़े हो जाओ। अगर तुम्हारे और सीमा देशपांडे के अलावा कोई और आया तो तुम्हें तानवी कभी भी नहीं मिलेगी। फिर तेजस अपनी टीम को कहता है कि मैं इनको साथ लेकर अकेले ही जाऊंगा, इसलिए तुम्हारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। तुम चारों तरफ फैल जाओ, लेकिन ध्यान रहे ये पब्लिक प्लेस है, गन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। फिर कुछ ही देर में तेजस सीमा को साथ लेकर रंग बिरंगे स्टैचू के पास पहुंच जाता है। तभी कुछ देर बाद दिव्या उनको दोबारा से फोन करती है और कहती है अपनी आई को बाय बोल दो और ये फोन उनको दे दो। होशियारी की तो तानवी कभी भी नहीं मिलेगी। फिर जैसे ही सीमा फोन पकड़ती है दिव्या कहती है फर्स्ट फ्लोर पर आ जाओ। फिर जाने से पहले सीमा तेजस को कहती है याद रखना तेरी आई तुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन दिव्या कहती है कि ये ड्रामा बंद करो और जल्दी आ जाओ। फिर जैसे ही सीमा फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तेजस प्रवीर को कहता है कि वो तुम्हारे फ्लोर पर आ गई। प्रवीर कहता है मेरी नजर इस वक्त उन पर ही है। फिर जहाँ जहाँ भी दिव्या सीमा को बुलाती है प्रवीर भी साथ साथ वहीं पर पहुँच जाता है। इस समय हानिया भी उनको ट्रैक कर रही थी और वो तेजस को बताती है कि इस समय मिसिस देशपांडे स्टोर के पीछे जा रही है। तभी प्रवीर कहता है सर मुझे वो दिखाई नहीं दे रही। फिर तेजस खुद उनकी तरफ भागने लगता है। फिर सीमा देशपांडे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चली जाती है। फिर जब तेजस प्रवीर के पास पहुंचता है तो हानिया बताती है कि सर वो पार्किंग एरिया में जा रही है। फिर वो दोनों भी भागकर इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं। फिर हानिया बताती है कि सर ये तो पता चल गया है कि वो इस समय पार्किंग में है, लेकिन कौन से फ्लोर पर है ये नहीं पता चला। तभी सीमा देशपांडे दिव्या के पास पहुंच जाती है। दिव्या कहती है अपना फोन मुझे दे दो और फिर वो सीमा को हथकड़ी पहनने के लिए देती है और तानवी को कार से बाहर निकालकर सीमा को अंदर बैठने के लिए कहती है। लेकिन कार में बैठने से पहले सीमा तन्वी को प्यार देती है और कहती है अपना और तेजस का ख्याल रखना। तभी हानिया तेजस को बता देती है कि इस समय वो लेवल 4 पर है, लेकिन उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही वो सीमा को लेकर चली जाती है। फिर तेजस अपनी टीम को कहता है कि वो एग्जिट की तरफ ही आ रही है, तैयार रहना और जरूरत पड़े तो उसको शूट कर देना। लेकिन दिव्या तो जरूरत से ज्यादा ही होशियार थी। वो रैंप पर से जाने के बजाय लिफ्ट में से जाती है और पुलिस वालों के पीछे से निकल जाती है और जाते जाते सीमा के पांव पर बंधा ट्रांसमीटर भी वहीं पर फेंक देती है। फिर कुछ ही देर में वहां पर तेजस भी आ जाता है, लेकिन ट्रांसमीटर को देखकर पल्लवी कहती है कि ये प्लान दिव्या और सीमा देशपांडे ने दोनों ने मिलकर बनाया है। फिर तेजस अपनी टीम को कहता है कि मॉल के सभी सीसीटीवी चेक करो और गाड़ी का भी पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि जिस जगह पर वो तुम्हें लेकर गई थी क्या तुम उसके बारे में कुछ बता सकती हो। तानवी कहती है कि कहां पर लेकर गई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं बेहोश थी, लेकिन जिस रूम में मैं थी मैंने वहां जाइलोकॉम टेक्नोलॉजी का नाम 2-3 जगह पर देखा था। कोई सुनसान सी जगह थी, शायद वहां पर हमारे अलावा कोई भी नहीं था। फिर वो हानिया के पास कॉल करता है और कहता है कि पता करो दिव्या और जाइलोकॉम टेक्नोलॉजी का आपस में क्या कनेक्शन है। दूसरी तरफ दिव्या सीमा देशपांडे को एक बंद पड़ी बिल्डिंग में लेकर जाती है और अपने रूम में ले जाकर
उसकी काफी सेवा करती है, क्योंकि आज वो बहुत समय बाद उस औरत से मिली है जिसको वो अपना भगवान मानती है। लेकिन वो इस समय सीमा से नाराज भी थी, क्योंकि सीमा ने उसको पकड़वाने की कोशिश जो की थी। सीमा कहती है ये सब मैंने अपने बेटे के लिए किया। फिर सीमा उसको कहती है आज मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, बताओ तुमने अब तक क्या क्या झेला। फिर दिव्या उनको अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है कि कैसे बड़े होने के बाद उसने अपनी आई को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और खुद का जेंडर भी चेंज करवा लिया, क्योंकि वो हमेशा से ही खुद को लड़की महसूस करती थी। और फिर उसने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की और मुंबई में उसको एक नई जॉब और नए दोस्त भी मिले, जिनमें से तेजस की वाइफ तानवी भी एक थी। दूसरी तरफ हानिया बताती है कि पहले मैंने जाइलोकॉम टेक्नोलॉजी की वो लिस्ट चेक की जिनके एम्प्लॉइज के नाम किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन अब मैंने उस कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज की लिस्ट चेक की और उस लिस्ट में मुझे दिव्या का भी रिकॉर्ड मिल गया। 2 साल पहले तक वो इसी कंपनी में काम किया करती थी। दूसरी तरफ दिव्या बताती है कि एक दिन हमारी कंपनी को पुणे हाई कोर्ट की तरफ से पुराने केसेस को डिजिटाइज करने का ऑर्डर मिला और अनफॉर्चुनेटली आपकी फाइल मेरे ही डेस्क पर आ गई। तब जाकर मुझे पता चला कि आप मरी नहीं जिंदा हैं। उस फाइल में पहले नंबर पर मेरे बाबा की तस्वीर थी, उस आदमी की तस्वीर जो मुझे दरिंदों की तरह मारा करता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस मसीहा ने मुझे नई जिंदगी दी मैं उससे मिल सकती हूँ। फिर जब मैं आपको ढूंढते हुए हैदराबाद जेल में गई तो सेवा पानी करने के बाद जेल के वार्डन ने मुझे आपकी साइकियाट्रिस्ट फाइल लाकर दी, जो कि कॉन्फिडेंशियल होती है। पुलिस के पास भी इसकी जानकारी नहीं होती। उस फाइल से मुझे आपके किए हुए सभी मर्डर्स और अरेस्ट की डिटेल मिल गई। आपके सारे गहरे राज मेरे सामने आ गए कि आप कातिल क्यों बनी। फिर मैंने फैसला किया कि अगर मैं आपसे नहीं मिल सकती तो कम से कम आपकी फैमिली को खुश तो रख ही सकती हूँ। फिर मैंने तेजस के बारे में पता लगाया और उसकी दोस्त बन गई। फिर मैंने ही उसकी मुलाकात मेरी फ्रेंड तानवी के साथ करवाई और पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तानवी हमेशा से ही सैलून खोलना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी सारी सेविंग और आई के गहने बेचकर उसके लिए सैलून भी खोल दिया। फिर जिस दिन उन दोनों की शादी हुई मैं बहुत ही खुश थी। मैंने उनको आशीर्वाद भी दिया। फिर सीमा तेजस को इतनी अच्छी लड़की ढूंढ कर देने के लिए दिव्या को थैंक यू कहती है। फिर दिव्या बताती है कि कुछ दिन बाद मुझे सुनील गुप्ता नाम का एक लड़का पसंद आ गया और धीरे धीरे हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर सुनील मुझे इसी रूम में लेकर आया और जब उसको पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो उसने मुझे खूब मारा, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैंने उसको पहले इस बारे में ना बताकर उसको धोखा दिया है। जिस प्यार के लिए मैं सारी जिंदगी तरसी, सुनील गुप्ता ने पहली ही मुलाकात में मेरा वो सपना डैमेज कर दिया। सुनील की मार से केवल मेरे शरीर पर ही जख्म नहीं पड़े बल्कि मेरी आत्मा भी घायल हो गई। फिर मैंने खुद को खत्म करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मेरे सामने आपका चेहरा आ गया और मेरी जीने की इच्छा फिर से जाग गई। फिर मैंने फैसला कर लिया कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है मैं उसको उसके किए की सजा जरूर दूंगी, ताकि वो किसी और के साथ बुरा ना कर पाए। और इस तरह से मैं आपकी शिष्य बन गई। फिर सबसे पहले मैंने सुनील गुप्ता को ठिकाने लगाया और उसके बाद मैंने जिस के भी नजदीक जाने की कोशिश की। और जब वो ये बात जानने के बाद कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ वो मुझसे दूर भागता गया तो मैं उसको मारती गई। एलेक्स भी उनमें से एक था। ये बात सुनकर सीमा कहती है कि तेजस मेरा बेटा जरूर है, लेकिन मेरी असली उत्तराधिकारी तुम हो। फिर वो दिव्या से रिक्वेस्ट करती है कि 25 साल पहले मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, इसलिए प्लीज अब की बार तुम मेरी हेल्प करो। मेरा एक आखिरी न्याय करना बाकी है, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन इतने में तेजस भी अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। दिव्या की कार इस समय वहीं पर खड़ी थी। फिर वो चुपके चुपके बिल्डिंग के अंदर जाता है और छानबीन करने लगता है। तभी दिव्या उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक से वो भागने लगती है। फिर तेजस के साथ साथ उसकी पूरी टीम दिव्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर तेजस दिव्या को गन पॉइंट पर ले लेता है और रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो वो दिव्या को शूट कर देता है। फिर जब वो दिव्या के पास जाता है तो दिव्या हंसते हुए कहती है वो भाग गई। अब कुछ घंटे बाद तेजस हॉस्पिटल में दिव्या से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि तुमने उनको भागने में हेल्प क्यों की। दिव्या कहती है कि तुम्हारी आई हमारे जैसे लोगों की मसीहा है, तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है। जब दिव्या इसके आगे तेजस को कुछ भी नहीं बताती तो तेजस उसके घर पर तलाशी लेने के लिए चला जाता है। तलाशी के दौरान उसको वहाँ पर सीमा देशपांडे की फाइल्स मिलती है। उन फाइल्स में सीमा देशपांडे की मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट भी थी। फिर पूरी फाइल पढ़ने के बाद तेजस को कुछ ऐसा पता लगता है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ सीमा देशपांडे अपने पिता के घर पर पहुंच जाती है। उसके पिता जब उसको देखते हैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अब कहानी पास्ट में जाती है। ये वो समय था जब सीमा देशपांडे छोटी हुआ करती थी और उसका बाप जवान हुआ करता था।
सीमा का बाप इतना बुरा इंसान था कि वो उसका ही गलत फायदा उठाया करता था। फिर एक दिन इस बारे में सीमा की माँ को पता चल गया और फिर उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला। सीमा डर के मारे वहीं पर लेटी रही और अपनी माँ को बचाने की कोशिश तक नहीं की। इस बात का सीमा के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो ट्रोमा के कारण सब कुछ भूल गई। लेकिन जेल में दिमागी इलाज चलने के कारण सीमा को सब कुछ याद आ गया। फिर जब सीमा वो सारी बातें अपने पिता को याद दिलाती है तो वो सीमा से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। लेकिन सीमा कहती है, आपकी ही वजह से मैं राक्षस बन गई और ना जाने कितने लोगों को मार डाला। फिर सीमा अपने बैग में से रस्सी निकालती है और अपने पिता को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में वहाँ पर तेजस भी आ जाता है और अपनी गन निकालकर अपने नाना को कहता है, हरामखोर, तूने मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी और अपने स्वार्थ के लिए तूने मुझसे भी सच छुपाए रखा। तू तो मरने के लायक है। फिर सीमा तेजस को रोकती है और कहती है, तू इसको मारकर अपने हाथ गंदे मत कर। फिर तेजस खुद पर कंट्रोल करता है और पहली बार सीमा को माँ कहकर अपने सीने से लगा लेता है। फिर वो दोनों ही इमोशनल होकर रोने लगते हैं। लेकिन इतने में धड़ाम से आवाज आती है क्योंकि वो बूढ़ा छत से कूदकर अपनी जान ले लेता है। अब क्योंकि वो सीरियल किलर पकड़ा गया था इसलिए सीमा देशपांडे को वापिस से जेल जाना पड़ता है और तेजस खुद उनको अपनी कार में बिठाकर जेल छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में सीमा अपने बेटे को कहती है कि तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना। तेजस कहता है, जरूर आऊंगा। लेकिन तभी कार की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उनसे आगे की कार में जा रहा ओमकार गाड़ी मोड़कर उनका पीछा करने के लिए कहता है। फिर कुछ दूर जाकर उनको तेजस की कार मिल जाती है और वो देखते हैं तेजस के हाथ कार के स्टीयरिंग के साथ बंधे पड़े हैं। फिर पूछने पर वो बताता है कि उसने मेरी गन निकालकर मुझे निशाने पर ले लिया और मुझे बांधकर नाले के रास्ते से भाग गई। अब ये सच्चाई थी या फिर तेजस ने कोई झूठी स्टोरी बनाकर अपनी माँ को भगा दिया, ये तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे।